आपके पास ईवीएम है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप 400 पार आएंगे? क्या आपने ईवीएम फिक्स करी हुई है? दावा तो अमित शाह ने बंगाल में भी किया था, अब की बार 200 पार। कहाँ हुआ 200 पार? आज 10 लाख नौकरियां जो पद जो खाली पड़े हैं सेंटर में, क्यों नहीं भरती सरकार? हरियाणा में 4,66,000 सरकारी नौकरियां हैं, 2 लाख पद खाली पड़े हैं, वो क्यों नहीं भरे जाते? नमस्कार, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अक्सर नमस्कार। आपके प्रोग्राम मैं बहुत जगह देखता हूं और आप बहुत अच्छे एनालाइज करते हैं। आपसे पूछना चाहूंगा कि जो दोबारा इंडिया गठबंधन उठ खड़ा हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया, आम आदमी पार्टी ने फिर से दिया, जहां एक तरफ कहा जा रहा था कि वो पंजाब में नहीं लड़ेंगे, दिल्ली में वो साथ आ गए। तो ये जो मजबूती के साथ सामने खड़ा हुआ, जो नारा दे रहे थे हमारी सत्ताधारी सरकार के 400 पार, अब आपको लगता है कहीं टेंशन में आ गई और कैसे आंकड़े बदल गए हैं? क्या कहेंगे इस पूरे अलायंस पर? देखिए, जो अलायंस बना है, ये शुरू से अलायंस एक स्ट्रांग फुटिंग पे था। ये जो अंदर की मीटिंग्स थी, उसके जो मिनट्स थे, वो भाजपा के लिए बाहर नहीं किए गए थे। वो अंदर जो इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स थे, उनके अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए थे। और ये जो पार्टनर्स हैं नीतीश को छोड़ के, ये हमेशा से साथ रहने वाले थे। ये अडिग लोग हैं। जैसे आप हेमंत सोरेन को देखेंगे, उनको जेल किया गया, लास्ट मोमेंट तक अमित शाह और पार्टी ने उनको कोशिश करी तोड़ने की, कि भैया तू इंडिया अलायंस छोड़ के हमारे साथ आ जा, तेरे को जेल नहीं करेंगे। तो ये उस तरीके के क्रांतिकारी, जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, एक बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही अडिग आदमी है, जो जो जानते हैं कि देश को डुबाने के लिए ये ताकत जो है पूरी लगी हुई है, और इसके खिलाफ अगर आज खड़े नहीं हुए तो देश डूब जाएगा। ये सच्चे ईमानदार लोग हैं, जो आईआरएस की नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स में कूदे हैं, जिनको रुपए पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल अगर इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए ज्वाइन कर लें, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सब बाहर आ जाएंगे। तो ये तो मोदी तो डरा हुआ है शुरू से। ये इंडिया अलायंस जो है बहुत भारी पड़ने वाला है। और आप देखेंगे कि 40 सीटों में से बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा। तेजस्वी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है बिहार में। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का ग्राफ बढ़ रहा है। आपने तोड़ दिया, आज इमोशनल वोट मिलेगा उद्धव ठाकरे को। आप क्या सोच रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को हल्का मत आकिए कि एनसीपी चली गई और ये शिंदे ने तोड़ दिया उनको। उसके जब इन्होंने पार्टी तोड़ी है, शिंदे साहब ने, उसके बाद से एपीएमसी मंडी में से 120 में से 80 वोट सीटें आई थी उद्धव ठाकरे की ग्रुप की, और बाइपोल भी 2 जीते थे वो। आज महाराष्ट्र की जनता के लिए शिवसेना मतलब बाल ठाकरे, और बाल ठाकरे मतलब उद्धव ठाकरे। ये जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं, ये हमेशा रहेंगे। ममता जी भी जो लड़ रही है अलग से, वो भी है इंडिया अलायंस के साथ ही। छोटे छोटे मतभेद है, वो पुरानी सियासतदान है, कांग्रेस में से निकली हुई हैं, वो लास्ट में आ जाएंगी, बाद में आ जाएंगी। बाकी जो अखिलेश ने जो सीटों का गठबंधन किया है, 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, ये बहुत बड़ा जोल्ट है यूपी में मोदी के लिए। और मुझे लगता है कि 40 सीटें कम से कम इंडिया गठबंधन की यूपी में आएंगी, और 40 सीटें वहां से कम होगी, महाराष्ट्र बिहार से कम होंगी। तो मोदी जी मुझे नहीं लगता कि 150 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे अब की बार। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि 150 का आंकड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन दावा तो 400 का है। और मैं वो गणित भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है उनके पास जो 400 का वो आंकड़ा बता रहे हैं? देखिए, वो दावा तो कुछ भी कर लीजिए, आप दावा तो 500 का कर लीजिए। ये तो दावा तो इंडिया गठबंधन वाले भी कर से, ये तो एक गुमराह करने का तरीका है जनता को, देश की जनता को। आपके पास ईवीएम है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप 400 पार आएंगे? क्या आपने ईवीएम फिक्स करी हुई है? तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट करने का, अपने कार्यकर्ताओं को जोश देने का तरीका है। दावा तो अमित शाह ने बंगाल में भी किया था, अब की बार 200 पार। कहाँ हुआ 200 पार? पिछले बंगाल के इलेक्शन में 80 भी नहीं आई, 80 सीट पे सिमट गई। तो ये दावे उस पे किसी आपने अमित शाह से कभी सवाल किया कि जी आपने दावा किया था, दिल्ली में बोला था हम 40 पार, दिल्ली में 63 आई आम आदमी पार्टी की दोबारा से। तो ये सिर्फ खोखली बातें हैं। ये भाजपा घबराई हुई है बहुत ज्यादा। 400 पार का नारा करके मतलब डांस करना चाहती है जनता के दिमाग के ऊपर, ब्रेन वॉश करना चाहती है, जो ब्रेन वॉश किया उन्होंने। मोदी जी ने पूरी जिंदगी तो पिछले 10 साल से तो ब्रेन वॉश ही किया है।
गुजरात मॉडल तो जीरो मॉडल है ना, ये तो आपको भी पता है। आज 40 साल गुजरात में राज करने के बाद आज पहला एम्स का इनॉग्रेशन किया राजकोट में। तो 40 साल से क्या सो रहे थे मोदी जी वहां पे? तब जनता को इलाज की जरूरत नहीं थी? या आप 2024 के इलेक्शन के ऊपर ही आके जनता को इलाज की जरूरत है? तो ये खोखली बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे खोखली पार्टी है। देश को कम से कम 50 साल पीछे ले गए हैं ये लोग। और देश अगर ये सत्ता में आते हैं तो देश डूबने की कगार पे ऑलरेडी आ चुका है। आपका जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशियो है, जो 2014 में 11% था कंट्री का, वो आज 5% पे आ गया है। इसका मतलब क्या है कि जनता सेव नहीं कर पा रही है। जनता के पास सिर्फ मूलभूत रोटी दाल सब्जी के लिए पैसा है। आप जहां बैठे हैं, अगर आप दिल्ली में बैठे हैं आज, या गुड़गांव में बैठे हैं, बेंगलोर में बैठे हैं, आप इन मेट्रो शहरों से आप देश की गरीबी का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप यूपी में जाके देखिए, बिहार में, छत्तीसगढ़ में जाके देखिए किस तरीके का आलम है गरीबी का। यूपी में हर रोज 10 रेप और 10 मर्डर होते हैं। तो ये खोखली सरकार है, इसके खोखले वादे हैं। यहाँ पे ये पेपर लीक जो चलता है, ये क्यों होते हैं पेपर लीक, आप मुझे अगर बताएं तो। मैं आपको बताता हूँ पेपर लीक क्यों होते हैं। क्योंकि इन्होंने भर्तियां करनी नहीं है। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, निरस्त हो गया जी, दोबारा होगा 6 महीने बाद। वो खत्म हो गया, साल 2 साल, रात गई बात गई। आज 10 लाख नौकरियां जो पद जो खाली पड़े हैं सेंटर में, क्यों नहीं भरती सरकार? वो 10 लाख आप लगाओ, कितने करोड़ों का राजस्व का बचत होती है। वो मोदी जी पैसा कहाँ ले जाते हैं? हरियाणा में 4,66,000 सरकारी नौकरियां हैं, 2 लाख पद खाली पड़े हैं, वो क्यों नहीं भरे जाते? उसका पैसा जो है वो राजस्व कहाँ जाता है? जनता टैक्स दे रही है ना। तो वो ये सारी एक फाइनेंशियल गेम है। और ये फाइनेंशियल गेम को जनता को जरूर समझना है। अगर जनता जब तक इकोनॉमिकली फाइनेंशियली एजुकेट नहीं होगी, चाहे आपके बच्चे हो, कोई भी हो, देश में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है कि जीडीपी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। आप वर्ल्ड की सबसे 5th लार्जेस्ट तो हो गई, 3rd लार्जेस्ट हो गए, लेकिन क्या आपके हाथ में पैसा आया? स्टॉक मार्केट 1 लाख हो गई, क्या आपका स्टॉक बढ़ा? आपका स्टॉक तो डूब गया। पेटीएम का 2100 का आपने खरीदा था, 400 रह गया। तो 1 लाख स्टॉक मार्केट का आप क्या करेंगे? उससे तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। पर कैपिटा में आप तो नेपाल और बांग्लादेश से नीचे हैं। आपकी जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ के करीब है, आपकी पर कैपिटा जो है वो मतलब बांग्लादेश से नीचे है। तो वो शेमफुल है ये कंट्री की पॉलिटिक्स। आप 10 ट्रिलियन पहुंचने के लिए आपको 50 साल चाहिए, जिस रेट पे आप ग्रो कर रहे हैं। विमेन की पार्टिसिपेशन आपकी इकोनॉमी में बहुत कम है। बांग्लादेश और नेपाल की ज्यादा है, वियतनाम की ज्यादा है। तो ये बहुत मूलभूत समस्याएं हैं। ये जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, ये WHO की रिपोर्ट की बेस पे दे रहे हैं। देश 80 करोड़ को ये आज तक गरीबी से नहीं निकाल पाए बाहर। ये तो अगले और 4-5 साल रहेगा तो 120 करोड़ को फ्री राशन देंगे। तो अभी कल परसों एक वैन लगी थी हरियाणा में, गुड़गांव में मैं घूम रहा था, 10 रुपए की थाली खट्टर साहब बेच रहे हैं गरीबों के लिए। अरे आप, वो इंग्लिश में सेइंग है कि यू गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, you treat him, you teach him fishing, and he can feed himself for a lifetime. आप उसको रोजगार दो, उसको एजुकेशन दो, वो अपने आप को फीड करे। आप खैरात मत बांटो, आप गरीब को भीख मत दो, उसको उसको सम्मान दो, आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट दो, अपनी रिस्पेक्ट से जीने की उसको ताकत दो। 10 रुपए की थाली देके वो रोटी तो खा लेगा, लेकिन वो कितने दिन खाएगा? वो फ्रस्ट्रेटेड तो रहेगा। आज जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है हरियाणा में, आज इनेलो के उपाध्यक्ष को, जो भी अध्यक्ष है, 40 गोलियां मार दी। तो ये दिखा रहा है कि क्राइम ये अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू ही आता है। टेररिज्म क्या है? टेररिज्म इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। आज पाकिस्तान में टेररिज्म क्यों है? वहां नौकरी नहीं है। वो कहता बेटा इधर आ, बोले हाँ जी, बोले खाने को नहीं है ना, वो फला फला जगह जाके गोलियां चलानी है, बोले जी हाँ, बोले बिरयानी मिलेगी, 10 दिन ट्रेनिंग होगी, खूब बढ़िया ऐशो आराम मिलेगा, बढ़िया कमरा मिलेगा, और 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर 500 आदमी मारेगा तो। बोले ठीक है जी। ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है आपका। ये पूरा ये एक विशियस साइकिल है, विशियस सर्कल है इकोनॉमी का। आप इसको इंप्रूव नहीं करोगे, आपकी क्राइम बढ़ेगा, ड्रग्स बढ़ेगा आपके देश में। लेकिन सर सवाल मेरा ये है कि मोदी जी के टक्कर में प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या राहुल गांधी होंगे जो भारत न्याय जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं? तेजस्वी यादव अपनी यात्रा लेकर चल रहे हैं?
अरविंद केजरीवाल, जिनकी दिल्ली में भी सरकार है, पंजाब में भी सरकार है, वो एक IRS ऑफिसर भी रहे हैं, पढ़े लिखे हैं बहुत, तो क्या वो प्रधानमंत्री का चेहरा रहेंगे? किसके चेहरे पे इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा? देखिए, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है और ये बड़ा एक गंभीर विषय है। और मैं मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से तो जिस तरह की एजुकेशन है और जिस तरीके का 10 साल में शासन दिल्ली में दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने, और जिस तरीके से MCD अब परफॉर्म कर रही है, तो आप दिल्ली को आई मीन निश्चित ही सिंगापुर बनते हुए देखेंगे। पहले अरविंद जी ने कुछ भाषणों में पीछे 5-7 सालों में कहा है कि दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि जो मौजूदा सत्ता है ये इतने अड़चन लगाएगी बीच में गवर्नर के थ्रू, ऐसे ऐसे इधर उधर करके। तो अरविंद केजरीवाल इज द राइट मैन फॉर द जॉब। और ये लेकिन इंडिया अलायंस का डिसीजन है किसको बनाना है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। अभी वो जरूरत नहीं है उस बात को डिक्लेयर करने की, क्योंकि इंडिया अलायंस को अभी अपने मैनिफेस्टो पे ध्यान देना है कि वो सिर्फ मोदी को गिराने के लिए नहीं आए हैं। वो खुद जब अगर सत्ता में आएंगे तो वो क्या करेंगे आके जनता के लिए, वो किस तरीके से देश को जो 50 साल पीछे मोदी जी ले गए हैं उसकी भरपाई कैसे होगी। क्योंकि देश में खुलेआम चोरी हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी तो सुप्रीम कोर्ट के आपके सामने लाके रख दी है। तो 10-15 हजार करोड़ के बॉन्ड जो है वो 10,000 करोड़ तो भाजपा को आए हैं उसमें से। तो क्या मोदी जी उस पर रिजाइन करेंगे या वो पैसे को वापस करेंगे? तो आज भी मैं देख रहा था गुजरात में खूब बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, खरबों रुपए फेंके जा रहे हैं हर रैली में। तो ये देश की खुलेआम लूट हुई है, सब कुछ अदानी को बांट के। प्राइम मिनिस्टर का अभी सवाल नहीं है, ये सवाल मेरे ख्याल से गलत है। अभी तो जोर शोर से लड़ने की तैयारी करनी है। और तेजस्वी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, निकाले। बिहार में वो बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपनी डिप्टी CM रहते हुए अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में जो उनके पास पोर्टफोलियो थे, 3-4 लाख नौकरियां उन्होंने दी है और उनका ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि जनता नीतीश को और भाजपा को नकार देगी बिहार में बिल्कुल टोटली, अगर तरीके से उनके सामने एक छवि पेश करी गई पार्टी की कि क्या अगर इंडिया अलायंस को अगर बिहार की जनता जिताती है तो किस तरीके से बिहार प्रगति के पथ पे आएगा। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल की पॉलिसी से, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सबको समझ आ गया कि जनता की सेवा और जनता का पैसा जनता पे खर्चना ये बहुत जरूरी हो गया है। और ये सबको समझ आ गया कि उनका पैसा उनको देना ही देना है। अब आप उतनी चोरी नहीं कर सकते जितनी आप इतने सालों दर साल 75 साल से करते रहे हो। तो अब जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिल्ली गुजरात 4/3, गुजरात में भी, पंजाब में सोलो लड़ रहे हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी वाले। तो ये आपका जो गोवा में है और हरियाणा में एक सीट मिली है आम आदमी पार्टी को, कुरुक्षेत्र की। तो ये अच्छा फॉर्मूला है। इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाया कहीं ना कहीं एक नेशनल पार्टी बनते हुए। तो ये 4 स्टेट्स में निश्चित ही भाजपा को बहुत भारी हार मिलेगी, मुझे लगता है। और जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि महाराष्ट्र और बिहार में भी बहुत मुंह की खानी पड़ेगी भाजपा को। यूपी में भी बहुत बढ़िया सीट शेयरिंग फॉर्मूला आया है, अखिलेश ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है अपना। तो मेरे को लगता है कि 40 सीटों पे भाजपा वहां भी सिमट जाएगी। 30-40 सीट का लॉस, और 4 स्टेट में 40-40 करके अगर 100-150 का लॉस है तो मुझे नहीं लगता 150 के ऊपर NDA जा पाएगा अब की बार।